नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपकी मुलाकात एक शख्स से करवाते हैं जो बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हमारी इस श्रृंखला का नाम है मेकिंग अ डिफरेंस और इसमें आज की कड़ी में हमारे साथ शामिल हैं दिव्य प्रकाश जी। दिव्य जी, आपका नमस्कार। बहुत नमस्कार बहुत मैम। आभार कि आप यहाँ आना मंजूर किए और आज हम बातचीत करेंगे आपके बहुत अच्छे एक वेंचर के बारे में। उससे पहले मैं ज़रा लोगों को आपका परिचय दे दूं। जी। Mr. Divya Prakash is a co-founder and trustee of Donate an Hour. He has done masters in computer applications. Divya worked for British Telecom for 5 years in UK before coming back to India and heading IT Vodafone for Delhi and Haryana. Since the inception of Donate an Hour, along with his job, he supported the idea of time donation at ground level because of his natural inclination towards teaching. He managed to achieve a good number of the ground workforce of volunteers and their coordinators. After 15 years in the IT industry, in 2018, he decided to give full time for social work and started Explorer Academy, a full time activity based learning experience for brilliant underprivileged kids from Donate Our centers. Currently, there are 32 students in Explorer Academy. जी दिव्य जी, आपके बारे में जब मैंने ये पढ़ा तो मैं खुद भी हैरान हुई कि हम इंडिया से हमारे बच्चे जो है बाहर जाना पसंद करते हैं और फिर वो कई वहीं रह जाते हैं और आप वहाँ गए और फिर उसके बाद आप फिर से वापस इंडिया आने की आप सोचने लगे। ये कैसा हुआ? ऐसे मन में क्या विचार उमड़े कि आपने सोचा कि नहीं, मुझे वापस आना है? पहले तो उषा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस नए साल की शुरुआत इतने अच्छे तरीके से हुई कि आपके कार्यक्रम में आने का मौका मिला। आपके पुराने वीडियोस में देखता रहा था और एक दो बार सोचा भी कि कभी अपना भी नंबर आएगा क्या। तो जब आपने उस दिन पूछा तो मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो नया साल बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरू हो रहा है, तो ना करने का तो सवाल ही नहीं था। तो ये एक बहुत अच्छा सहयोग हुआ। डोनेट एन आर एक्चुअली मेरे और मीनाक्षी दोनों की कहानी है और मेरे से ज्यादा मीनाक्षी की है। तो जैसा कि आपने अभी बताया था कि मैं यूके में था, तो मैं ही नहीं, मीनाक्षी भी मेरे साथ में यूके में थी। तो जब हम दोनों लोग वहां पर यूके में थे तो उससे पहले तक जनरली जैसा होता है कि जब तक हम अपने कॉलेज में होते हैं हम कम्युनिस्ट विचारधारा के होते हैं और फिर जैसे ही हम कॉलेज के बाहर निकलते हैं तो वो जॉब और उन सब में कैपिटलिस्ट हो जाते हैं। तो उसमें एक बीइंग इन आईटी कंपनी में जब आप काम करते हैं तो ऑन साइट जाना एक आपके लिए गोल होता है लाइफ का कि आप वहां जाएंगे और फिर पीआर लेंगे और वहीं बस जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ शुरुआत के प्लान थे। लेकिन जब मैं और मीनाक्षी वहां पर पहुंचे तो हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि आउटसोर्सिंग की वजह से एक एक्सेप्टेंस तो बढ़ गया है, सब जगह पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं। लेकिन फिर भी जब हम यूके की बात करते हैं तो हमारी हिस्ट्री इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि वो कहीं निकल नहीं पाती। तो मैं तो फिर भी ब्रिटिश टेलीकॉम, इंडियन क्लाइंट्स, उन सबके साथ काम करता था। मीनाक्षी स्पेशली विदेशी सारी वही यूके की ही कंपनियों में थी। तो वहां पे हम लोगों का जो जनरल मित्रों के साथ में कन्वर्सेशन होता था फ्राइडे वीकेंड्स पे और फिर घरों पे बैठ के कि इंडिया इज अ करप्ट कंट्री, पॉल्यूशन बहुत है, गंदगी बहुत है, पॉपुलेशन इतनी है। और समहाउ एक हम लोगों का, मेरा और मीनाक्षी का कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ
कि यार हम लोग सीरिया और अफगानिस्तान में तो पैदा हुए नहीं, लेबनान वगैरह में जहां पे कि हमें जिंदा रहने की स्ट्रगल होती। हम प्रिविलेज थे कि हम बच गए और पेरेंट्स ने पढ़ा दिया और आज इस लायक हैं कि हम यहाँ बैठ के अपने देश के बारे में इतना सारा कुछ कह सुन रहे हैं, या जो भी हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है। तो एक वही थॉट जब बहुत ज्यादा बिल्डअप होना शुरू हो गया तो लगा कि इट इज नॉट राइट, हमको वापस चल के कुछ तो करना चाहिए। तो बस एक इसी थॉट के साथ में हम लोग 2012 में वापस आ गए। बेटी उस टाइम पे 2 महीने की थी जब वापस आए, और यहाँ पर आकर ढूंढना शुरू किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो 2012 से लेके 2014 तक 2-2.5 साल इसी जद्दोजहद में निकल गए कि कैसे कर पाए, क्या कर पाए। एक थोड़ी सी हम लोगों को जो शुरुआत में प्रॉब्लम आई कि हम लोग करना तो चाहते थे लेकिन शुरू कैसे करें। सबसे पहले लोगों के विचार में आता है किसी इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर लो, वहां से शुरू करेंगे। तो जब हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया तो पहले तो किसी ने जवाब नहीं दिया। एक आध बड़ी मुश्किल से कहीं से जुगाड़ लगा के लोगों तक के ऑफिस तक पहुंचे तो 3 चीजें नॉर्मली सुनने को मिली। एक तो लोग बोले कि आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, हमको तो ग्राउंड में सर्वे कराने हैं, वो सब कराना आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो बात तो ठीक है। दूसरे कुछ लोग बोले कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है हमारे हिसाब से। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? तो लोगों ने बोला कि आप बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू वाले कोर्सेज नहीं किए हुए हैं तो आप हमारे साथ फिट नहीं होंगे। तो मैं ओके, नहीं कर सकते फिर तो। तीसरे कुछ लोग बोले अच्छा आपका यूके में सर्किल बहुत अच्छा होगा, पैसे वाले लोग हो आप लोग, फंड रेज कर लो। तो हमने फिर हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, फंड रेज तो अगर उषा में मुझे जानती है तो वो मुझे अभी 5-10 हजार रुपए तो ऐसे ही दे देंगी, लेकिन इसमें उनका कंट्रीब्यूशन क्या है कि या मेरा मैं किसी को दे दूंगा तो क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जब यही सब स्ट्रगल चल रही थी, कहीं पे सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो मैं तो यकीन मानिए मैं तो अपने ऑफिस में शिफ्ट हुआ था, वोडाफोन में मैनेज कर रहा था ऑपरेशन। मीनाक्षी ने घर पे, हमारी मेड के बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे, उनको बुला के पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं कुछ नहीं हो रहा तो पढ़ाना एक समथिंग जो कि बहुत हमारे दिल के करीब था, तो वहां से हम लोगों की ये जर्नी स्टार्ट हुई। तब तक डोनेट एन आर वगैरह कोई दिमाग में नहीं था, बस ये था कि टाइम देना है, बच्चों को पढ़ाना है। और वहां से फिर मीनाक्षी ने उनके दोस्त आने लगे बच्चों के, वो 3 बच्चों से 4 बच्चों से बढ़ते बढ़ते 12-15 बच्चे हो गए। हमारे नेबर्स ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि बच्चे चोरी कर लेंगे, नॉइस करते हैं, ये सब करते हैं। तो वी शिफ्टेड, मीनाक्षी शिफ्टेड विद एवरीवन इनटू अ पार्क। तो डीपीएस स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा सा पार्क है, वहां जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। और धीरे 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 रात में स्लम्स में जा जाके मीनाक्षी ने बच्चे इकट्ठे किए। एक हम लोगों को एक शुरू से एक चीज थी कि जैसे हम लोगों ने स्ट्रगल किया बच्चों को लेकर के, और अपने टाइम को लेकर के प्राइमरली, कि हम कुछ करना चाहते थे और उस टाइम पे ऐसा कोई समझ आया नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जहां पे हम अपनी जॉब के साथ में सोशल वर्क कर सकें। आप ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा ऑफिस चलता है 9 बजे से 6 बजे तक, आप काम करिए, या फिर बाद में भी करना है तो आपकी मर्जी है। लेकिन आप सोशल वर्क, हम लोग सोशल वर्क को अपनी जॉब नहीं बनाना चाहते थे, वो हमारा अर्निंग पॉइंट नहीं था। तो इसी प्रोसेस में जब पार्क में पढ़ाना शुरू किया तो एक विचार आया कि हम अपने जैसे और लोगों को कैसे कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो वहां से ये डोनेट एन आर की स्टार्ट हुआ। एक सेकंड रोकूंगी जी यहाँ। आप जी इतना ज्यादा मीनाक्षी जी की बात कर रहे हैं तो उनको तो बुलाना बनता है। तो मीनाक्षी जी आप आएंगे यहाँ पर, आप कैमरा ऑन करिए और हमारे दर्शकों को बताइए मीनाक्षी जी कौन है और कैसे वो पार्क पे बैठी और किस तरह के लोग आके देखते थे, ये एक औरत क्यों बैठी है बच्चों के साथ शाम को पार्क में। कैसा महसूस हुआ उस समय आपको? लोग आसपास खड़े होकर देखते भी होंगे, ऐसा होता है? अम, मैं ये बोलूँगी कि शुरू से मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं रहा कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रही हूँ कि मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी कि मतलब सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर के काम करूँ। और मैं कोई ऐसी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मेरा इतना ईगो हो
कि मैं अगर कोई काम में ऐसा करी तो मुझे लगे अरे ये मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता है। तो ये दोनों ही चीजें हैं। तो आई एम बेसिकली अ वेरी नॉर्मल पर्सन हु कैन डू एनीथिंग इसलिए वॉट एवर हमें द डर नहीं राइटर। होता, इसलिए हमें डर नहीं होता किसी चीज का, लोग हाँ क्या सोचेंगे। हाँ, लोग क्या सोचेंगे। और दूसरा कुछ ऐसा भी है कि मेरा ये भी मानना है कि अम, आपको जो करना है वो एंड ऑफ द डे आपको करना होता है। मतलब आपके बिहाफ पे कोई दूसरा तो नहीं करेगा। आई मीन देयर आर ऑलवेज चॉइसेस दैट यू मेक एंड योर फ्यूचर इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन दोज चॉइसेस। तो मुझे ये था कि जब मैं पार्क में गई तो जाने का मेरा एक ही पर्पस था कि जो बच्चे हैं वो घर में पूरे आ नहीं रहे थे। मतलब 15 बच्चे हो गए थे। और फिर मुझे लगा कि 15 बच्चों के साथ ना घर में थोड़ा सा ड्राइंग रूम, जो रेंटेड अपार्टमेंट का ड्राइंग रूम था, हालांकि वो काफी बड़ा था, उसमें 40-50 लोग आ सकते थे अगर लाइन से बैठना चालू करते। लेकिन जो एक स्पेस होता है उसकी भी एक वो है। दूसरा, जैसा दिव्या ने बताया कि नेबर्स की तरफ से ऑब्जेक्शन आया तो नहीं उस समय। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं कंटिन्यूसली बुलाऊंगी तो क्योंकि नीचे के जो 2 फ्लोर थे उस पे लैंडलॉर्ड्स रहते थे, तो मुझे लगा ये लेटर और सूनर ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि उनको और भी दूसरी चीजों से, जैसे गमले थे हमारे तो गमलों की मिट्टी वगैरह से भी प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगता है छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से बड़े बड़े काम नहीं रुकने चाहिए। सो विद दैट थॉट एक्चुअली आई मूव्ड इनटू द पार्क। और पार्क में जाने के पीछे कहीं ना कहीं मेरा एक थॉट ये भी था कि वहां पर शायद मुझे दूसरे लोगों की हेल्प मिल जाएगी, जो कि अभी मैं अकेले कर रही थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था पार्क में जाने का। हालांकि ऐसा हुआ भी और नहीं भी हुआ, मतलब दोनों चीजें हुई। कुछ और सीखने को भी मिला वहां जा करके। और जब मैं पहले दिन गई तो पहले दिन ही मुझे एक हमारे जो पहले वॉलेंटियर हैं आशुतोष, वो जॉगिंग कर रहे थे उस समय। और मतलब ही वॉज अ यंग बॉय, तो ही वॉज डूइंग जॉगिंग इन द पार्क एंड वो बंदा मेरे पास आया और बोला कि मैम आपको कुछ मदद की जरूरत है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहने लगा कि ठीक है, तो मैं कल से आ जाऊंगा। और अब नेक्स्ट डे वो आ गया और जैसे ही वो आया उसको मैंने वो बच्चे पकड़ाए और मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं स्लम में जा रही हूँ बच्चे लेने के लिए, तुम ये ओ। संभालो। तो बाद में उसने बोला भी कि आप ना मुझे ऐसे बच्चे पकड़ा के चली गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ इसके आगे। तो वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग था। और हाँ। मेरे लिए उस समय वहां पे और भी थे। सेकेंड डे तो और फर्स्ट डे भी काफी सारे लोग मिलने के लिए आए। आज भी उसमें से कई लोग हैं जो कि टच में हैं। कुछ लोगों ने पढ़ाना एक्सेप्ट करा, कुछ लोगों ने दूसरे तरीके से हेल्प करना एक्सेप्ट करा। हम्म। बट ऑल टुगेदर आई मीन इट वाज इंटरेस्टिंग। इट वाज एन गुड। इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। वेरी गुड। तो दिव्य प्रकाश जी, मैं कुछ साल पहले जब सोच रही थी, जब स्टोरी टेलिंग में भी आई थी और मैं रीच आउट करना चाह रही थी, जितने बच्चे हैं कहाँ कहाँ पर हैं चलो देखते हैं, और स्कूल के साथ ही था तो मैं संडेज खोज रही थी, तो मैं देखी थी ये डोनेट एन आर। तो ये नाम से ही मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये क्या है, डोनेट एन आवर समझ नहीं आ रहा। और फिर मैंने काफी रीड किया, मतलब कहते हैं ना, जिससे आंखें वही रुक गई कि ये जो नामकरण है ना, ये भी अपने आप में यूनिक सा लग रहा है, डोनेट एन आवर। तो ये कैसे रखा आपने, क्या आपके पीछे? अ, ये सॉरी या तो डोनेट इन आवर शुरू में जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया और बच्चे बढ़ के 90-100 बच्चे हो गए, और उस समय मीनाक्षी के साथ कुछ लोग थे, मैं बहुत लेट आता था, तो हम लोगों को लगा कि और लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। और शुरू से हमारा एक थॉट था कि हम किसी से डोनेशन नहीं मांगेंगे। जिसको हम टाइम के लिए जैसे हम कुछ करना चाहते हैं, ऐसे और लोग भी होंगे। और गुड़गांव थैंकफुली थोड़ा सा यंग क्राउड है, आईटी स्पेस की वजह से ये सब तो लोग थे। तो उन लोगों को रीच आउट करने के लिए एक नाम ढूंढा। तो टाइम वहां से शुरू हुआ कि आपको अपना समय देना है। थोड़ा सा ये कैची मार्केटिंग फ्रेज की तरह से हो गया डोनेट एन आवर। तो वो जैसे कहते हैं ना, मछली को पकड़ने के लिए आप कांटा लटकाते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं एक आवर में कुछ कर लेंगे। जब वो फोन करते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि नहीं भाई, एक आवर में देश नहीं बदलेगा, एक आवर में कुछ नहीं होगा। हाँ, ये है कि आप शुरुआत करो, अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने आप से कई घंटे निकालोगे हफ्ते में, आप बच्चों को पढ़ाओगे और आप अपने आप से चेंजेस देखोगे। तो ये इस तरीके से आया डोनेट एन आवर का कॉन्सेप्ट। और बस वहीं से
चल निकला, धीरे धीरे बढ़ता चला गया कारमा और लोग जुड़ते चले गए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। पहले एक चीज और समझ में आई वॉलेंटियरिंग में, कोरोना से पहले सब कुछ फिजिकल ज्यादा था, तो उस टाइम पे एक था कि योर डिजायर ऑफ वॉलेंटियरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो आप लोगों की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन कई बार हम लोगों में थोड़ी सी आदत है कि सब हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्यादा करना चाहते हैं, तो कई बार वो सहूलियत की वजह से हम अटक ही जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो ये भी एक मैसेज कई बार हम लोगों को देने की कोशिश करते हैं कि अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सहूलियत खोनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा। तो बस इसी जर्नी के साथ में और लोगों के साथ धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें होता क्या है, लाइक किस तरह से आपने, बच्चे किस क्लास में थे, अब कहाँ है, किस तरह जी से आपने उनको क्लास दर क्लास पढ़ाया, किस तरह से टीचर्स आए, जरा मैकेनिज्म मैं जानना जी चाह रही थी। तो डोनेट एन आर में हम लोगों ने गुड़गांव में कोरोना से पहले 10 सेंटर्स पे करीब 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ा रहे थे हम लोग। तो इसमें वीकडेज और वीकेंड्स पे क्लासेस होती थी। तो हमारा जो शुरुआत का फोकस था डोनेट एन आर में, वो पहला था बच्चों को स्कूल, एग्जिस्टिंग जो स्कूल सेटअप है, वो चाहे सरकारी स्कूल या जिन उनके माँ बाप जहाँ पे भी अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए उनको मोटिवेट करना। क्योंकि ज्यादातर माइग्रेंट लेबर है, तो कई सारे बच्चे गांव से आ जाते हैं, फिर यहाँ पे साल खराब कर लेते हैं। तो मीनाक्षी टीम के वॉलेंटियर और हम लोग जाके उनको मोटिवेट करते थे कि आप बच्चों को स्कूल में कराओ। तो उसके बाद में हम लोगों का काम था उनकी रेमेडियल क्लासेस रन करना। तो इसके लिए हम लोग पार्क्स में, तो हम लोगों का मॉडल बहुत सिंपल था, ऑपरेशन कॉस्ट 0 रखी हुई थी। पार्क ढूंढते थे, एक स्लम ढूंढते थे, और 5-6 लोग अगर इकट्ठे हो गए तो दैट्स इट, और वहां पे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते थे। अगर वीकेंड पे है तो, और उसके बाद में थोड़े टाइम में पता पड़ जाता है कि 30-35-40 जो भी बच्चे हैं हर सेंटर पे, आप उनको 5-6 ग्रुप्स में बट जाते हैं। वो कुछ बच्चे बिल्कुल छोटे जिनको कुछ नहीं आता, कुछ बच्चे क्लास वाइज सेग्रीगेट हो जाते हैं। एक और लर्निंग हुई कि नो मैटर आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को पकड़ लो, 99.9% उसको उस क्लास का आता ही नहीं। ये सही वो बात। हमेशा वो नीचे 2-3 क्लास नीचे ही बैठा हुआ है। तो हमारा सारा फोकस शुरू से बेसिक्स के ही क्लियर करने को रहा। जर्नी चल रही थी तो 2017 में एक थॉट आया। थॉट ये था कि कई होशियार बच्चे थे जिनको हम देख रहे थे, और हमारा सारा उन बच्चों को देख करके लगता था ये बच्चे कुछ कर सकते हैं, लेकिन तब तक उतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम इनके लिए क्या करें। एक थॉट था कि आप फंड इकट्ठे करो और बच्चों को स्कूल में, किसी अच्छे स्कूल में भेज दो। लेकिन स्कूल तो 2 बजे बंद हो जाता है, उनके माँ बाप तो कोई सपोर्ट प्रोवाइड करा ही नहीं सकते उसके बाद में। तो ये सारी चीजें थी। कुछ बीच में अच्छे लोग मिले जिनकी वजह से 5-6 बच्चे पढ़ने लगे दूसरे स्कूल में। तो उन जब वो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो उससे एक चीज ट्रिगर हुई कि हाँ, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज करके और राइट सपोर्ट दे करके आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। लेकिन क्या सिर्फ 5 बच्चों के साथ क्या होगा? आप तो 400 बच्चों में से आपको ढूंढना है उस टाइम पे जो थे। तो जब उस थॉट के साथ कि 400 बच्चों में से अगर 20-25 बच्चे भी हैं तो उनके लिए तो आप इतने सारे फंड और लोगों को इकट्ठा, फंड से भी ज्यादा लोग जो उनकी आफ्टर स्कूल केयर करें, वो कहाँ से मिलेंगे? तो बस इसी थॉट के साथ 2018 में 17 से कीड़ा शुरू हुआ। फाइनली जब मीनाक्षी ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ ठीक है, तुम जॉब छोड़ सकते हो, मैं ईएमआई वगैरह और घर के बिल विल सब पे कर दूंगी, तो फिर जॉब छोड़ दिया। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मैंने तो सबसे इजी काम किया, क्योंकि डिफिकल्ट काम तो मीनाक्षी करती है कि वो ऑफिस भी जाती है एंड देन उसके बाद में बच्चों को भी पढ़ाती है, और भी धीरे धीरे काम जोड़ते चले गए लिस्ट में। तो आज की तारीख में डोनेट एन आर के साथ, वॉलेंटियर्स के साथ हम लोग 3 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। एक स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था हम लोगों ने मेवात, जो नू जब हमने शुरू किया था उस टाइम पे तो वो नीति आयोग की लिस्ट में सबसे ऊपर था पिछड़े जिलों की। यस। अब तो वो कहीं पे बीच में 20-25 नंबर पे आता है। तो वहाँ काम करना शुरू किया। कुछ मॉडल्स जो वहाँ स्मार्ट क्लास के, और जो मैंने 2018 में एक्सप्लोरर एकेडमी स्टार्ट किया, वहां से जो कुछ सीखा
उसको जब उन स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट एक चलाया जो अभी तक हरियाणा, एमपी और यूपी के कई स्कूलों में चालू है, सक्सेसफुल चल रहा है। तो जो आपने एक सवाल पूछा था बच्चे कहाँ तक पहुंचे, कुछ बच्चे जो बहुत छोटे से 5वीं फर्स्ट सेकंड में आते थे जब मीनाक्षी ने 2014 में पढ़ाना शुरू किया था, उसमें से कई बच्चे आज भी मेरे साथ, हम लोगों के साथ पढ़ते हैं। जब वो बच्चे आज 8th और 9th क्लास में हैं और अपने नॉर्मल बच्चों के साथ कॉम्पीट करते हुए जब वो ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, सिल्वर मेडल लेके आते हैं, तो देख के अच्छा लगता है। और शायद वही एक ड्राइव अभी भी रही कि हमारे और भी बहुत सारे काम इधर उधर फैलते चले गए चीजों में, लेकिन एक जो कोर काम है पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि एक विजन हमेशा से थी। जनरली जब भी आप अंडर प्रिविलेज बच्चों के सेक्शन की बात करते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं थोड़ा सा पढ़ा दो, स्किल्स सिखा दो, कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो खराब है, ऑफ कोर्स हर किसी का नहीं पढ़ाई में उतना मन होता, सीखना भी करना भी है, लेकिन इन सब में कहीं वो बच्चे रह जाते हैं जो ब्रिलियंट हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है। वो अपने आप से गड्ढा खोदते रहे तो शायद एक दिन निकल जाए, फिर जिसपे सारे लोग वाहवाही भी लेने पहुंच जाते हैं उनकी मेहनत का। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि उन बच्चों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरों से आगे तेज दौड़ना चाहते हैं। तो बस उसी को कोशिश को लेके एक्सप्लोरर एकेडमी शुरू किया, 5 बच्चों के साथ शुरू किया था। आज भी देख के मतलब सोचता हूं तो लगता है कि उन 5 बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया होगा कि अपना एग्जिस्टिंग स्कूल छोड़ के वो मेरे साथ पढ़ने के लिए आ गए। और आज वो बात अलग है कि उनके पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि उनके बच्चों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और धीरे धीरे जर्नी चल रही है। हर साल कुछ बच्चों को लेकर के ही अभी आगे बढ़ रहे हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आशा है कि एक अच्छा सा स्कूल बच्चों के लिए बना पाए। एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी बनाने का प्रोग्राम है। तो यानी कि आपके बहुत सेंटर्स में बहुत कुछ चल रहा है और एक एक्सप्लोरर एकेडमी भी चल रही है। जी अच्छा जी। तो जो सेंटर्स में से जो पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं उनको ओके, टेस्ट उनको लेके पिक करके फिर उनको अपने पास अलग से पढ़ाते हैं। और जो बच्चे सेंटर्स में, क्योंकि कई बार पेरेंट्स एग्री नहीं करते कई बार, और दूसरा एज फैक्टर भी है, मैं अभी केवल 4th और 5th में एडमिशन लेता हूँ और वहां से फिर बच्चों को ऊपर लेके जाने का प्रोग्राम है। कोई लेटरल एंट्री 6, 7, 8th क्लास में किसी की नहीं होती, केवल 4th और 5th में ही होता है। तो इस वजह से कई बच्चे, लेकिन उनकी जो बाहर से बच्चे जुड़े हुए हैं सेंटर्स पे हैं, उनकी वॉलेंटियर्स के साथ हम लोग मदद कर रहे हैं। इस साल 2 बच्चियों ने बीबीए में एडमिशन लिया है। ये क्या आपके साथ छोटी क्लासेस से थी? हाँ, वो 8th क्लास क्या में बात है। थे, 8th भी नहीं 7th क्लास से वो हम लोगों के साथ में थी। तो वो बीबीए में उन्होंने एडमिशन लिया थैंक्स टू अवर वॉलेंटियर्स। एक डॉक्टर सोनल हैं, वो सेक्टर 48 में, हम लोगों के अलग एक सेंटर सेक्टर 48 में था, तो वहां पे ये बच्चियां पढ़ने आती थी। तो इस साल उनका बीबीए में हुआ। एक बच्चे ने अभी आईटीआई में एडमिशन लिया है। सो ऑल दीज, और ये तो अभी स्टार्ट है, कई बच्चे साथ में जुड़ के प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। अच्छा आलोक हैं जुड़े हुए हमारे साथ। वो आलोक बहुत अच्छे डेवलपर हैं, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, और उन्होंने ही कुछ ऐसी उम्मीद की किरणें दिखाई हैं कि जहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, वहां पे मैं और आलोक अभी इस योजना पे काम कर रहे हैं कि हम जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको कैसे कोर्सेज के बाद जॉब दे पाए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो उस चीज पे भी काम चल रहा है। तो अभी तक बहुत जर्नी बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग लग है। रहा है सुनने में और बहुत चैलेंजिंग भी है, नो डाउट। और कोविड टाइम्स में मैं चूंकि आपके पोस्ट वगैरह देखती रही, तो उस समय भी बहुत चैलेंजेस आए आपके सामने, उसके बारे में थोड़ा बताइए और ओवरकम कैसे किया है उनको। कोविड से पहले जब एक्सप्लोर एकेडमी स्टार्ट किया था, तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज था कि बच्चों का टाइम कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जो बेस्ट सॉल्यूशन समझ में आया था वो था डे बोर्डिंग स्कूल, कि 8 बजे से 5 बजे तक बच्चों का टाइम रखेंगे, उसके बाद बच्चे घर जाएंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, होमवर्क करेंगे और थोड़ा बहुत खेल के सो जाएंगे। क्योंकि जो मेन चैलेंज रहता था कि 2 बजे के बाद वो लोग कुछ भी नहीं करते थे, सड़कों पे घूमते थे। तो ये चीज कंट्रोल हुई। फिर अचानक से फाइनल एग्जाम के बाद बच्चे घर गए हुए थे और लॉकडाउन लग गया।
तो इमीडिएटली थोड़ा आईटी में होने की वजह से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मेरा प्यार शुरू से रहा है, टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो बच्चों को फोन्स और ये सब प्रोवाइड कराना शुरू किए, लोगों के घर जाके डिलीवर कराए, जो बच्चे जहां थे उनको वहीं पे खरीदवा दिए, और ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुई तो कुछ दिन में ही रियलाइजेशन हुआ कि बच्चों के हाथ में एक तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज लग गई है। उनको पढ़ाई से ज्यादा फ्री फायर खेलने में मजा आता था। उनकी भी कोई गलती नहीं है, एडल्ट्स भी वही करते हैं। हम प्राइम और नेटफ्लिक्स में लग गए थे, वो फिर अपना उनको जो मिल गया वो उसमें लग गए, तो वो सब फ्री फायर, टिकटॉक और उन सब पे शुरू हो गया। तो जो आउटपुट था, जितने एफर्ट्स थे वो बहुत ही कम हो गए, और एक फीलिंग आई कि ये मैंने अपनी जॉब छोड़ी एक पूरा एफर्ट लगाने के लिए कि इन बच्चों के साथ कुछ करूं, और कोविड का तो कोई एंड समझ नहीं आ रहा है। पहले तो 10 दिन, 15 दिन, महीना, तो ये तो कुछ दूसरा कॉल करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। फिर फाइनली थोड़ा सा दिल कड़ा किया और हिम्मत की कि चलो बच्चों को बुलाना शुरू करते हैं। जिन जहाँ पे क्लासरूम्स लगती थी वो रूम खाली थे, तो फिर बच्चों को, पेरेंट्स को कॉल किया कि आप बच्चों को ना हमारे साथ रहने के लिए भेज दीजिए। बहुत एप्रीहेंशन था शुरू में, पेरेंट्स तैयार नहीं थे कि नहीं, कोएड स्कूल है, लड़के लड़कियां साथ में हैं, जबकि शुरू से ही हम लोगों का एक बहुत बैलेंस रहा है। सारे लोग जिस तरीके से मीनाक्षी और सारे वॉलेंटियर्स बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, तो ऐसा कोई चैलेंज मुझे कभी नहीं लगा, हमको नहीं लगा कि ऐसा होगा। बट ठीक है, लोग तो आके सजेशन देते हैं। तो फिर भी तो जब बुलाना उन्हें शुरू किया तो बहुत प्रॉब्लम थी, कोई तैयार हुआ नहीं हुआ। धीरे धीरे करके जब एक आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, तो ऐसे करके फिर लोगों को लगा कि हाँ यार चलो कुछ तो ऐसा हो रहा है। जब डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हुआ, आज की तारीख में एक्सप्लोर एकेडमी के सारे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। 35 बच्चे हम लोगों के साथ घर में रहते हैं, और धीरे धीरे करके वो इसीलिए सबको बुला लिया कि देयर इज अ क्लियर डिफरेंस कि जब आप, और दूसरा बहुत ज्यादा मोबाइल, टीवी और सबकी वजह से आंखों पे असर, और खैर अनलिमिटेड कोई सुपरविजन नहीं है तो ये सब हुआ। तो ये तो एक बस कोविड का पढ़ाई पे एक बहुत ज्यादा असर पड़ा। अच्छी चीज ये हुई कोविड की, जो एक पॉजिटिव साइड है, आपने भी महसूस की होगी कि आप भी ऑनलाइन बैठी हुई हैं और लोगों से इतने सारे विविध तरीके से लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। दूरियां थोड़ी सी वो वाली कम कर दी कि जो अब आज की तारीख में वॉलेंटियर्स हैं वो यूके यूएस में बैठ के क्लास ले रहे हैं या फिर रिमोटली क्लास ले रहे हैं। तो ये एक चीज का फायदा हुआ। और कहना चाहिए कि भगवान की कृपा कुछ ऐसी रही कि दोनों तीनों, अभी तक दोनों वेव तो शांति से निकल गई हैं। तीसरी भी उम्मीद है कि शांति से निकल ही जाएगी, और बच्चों की पढ़ाई अनवरत चलती रहेगी। तो ये बच्चे अब पूरा दिन, मतलब रात में भी यही रहते हैं? जी, वो अच्छा, अभी सारा तो टोटली मतलब आपके ऊपर है जी ये 32 जी जी। तो मतलब इनकी फंडिंग वगैरह, इनके लिए खाना पीना सब कुछ, देखिए कॉस्टिंग तो आती है, तो जी CSR बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। कुछ है क्या? डोनेशंस हैं, कुछ है जो कैसे चल रहा है? देखिए, एक बड़ी अच्छी सी चीज ये रही कि जो शुरू से एक कॉन्सेप्ट था डोनेट एन आवर वाला, अ, वो कई लोगों को ये चीज समझ में आई कि हम लोग सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं, हम लोग कभी पैसे की बात नहीं कर रहे। सारी मशीन्स को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है, बट वो कभी भी हमारा प्राइमरी कंसर्न रहा नहीं। हम हमेशा लोगों से बोलते हैं कि आप आइए, देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप टाइम दीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप देखिए कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो कई वॉलेंटियर्स ने, गार्टनर जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो CSR के थ्रू, तो हमारे वॉलेंटियर हैं अंजलि, वो वहाँ पे सीनियर डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने गार्टनर के थ्रू हेल्प कराई। फिर कुछ वॉलेंटियर्स, बहुत पुराने पुराने लोग साथ में 6-6, 7-7 साल से हैं वॉलेंटियर्स, तो उनको दिखाई देता है कि चीजें चल रही हैं तो दे कंट्रीब्यूट। फिर जो भी बाकी रह जाता है वो मीनाक्षी कंट्रीब्यूट कर देती है, और मेरा तो मीनाक्षी की सैलरी, फंडर टाइम, भी हो गई वो, और सब कुछ हो गई, जी मीनाक्षी जी ही जी हो गई सब कुछ। जी। ग्रेट तो ग्रेट मैं तो ग्रेट। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो बहुत, लोग बोलते हैं कि आप, कई बार लोग पूछते हैं कि आपने जॉब छोड़ दी, ऐसा मुश्किल डिसीजन कैसे लिया। मैंने कहा मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मैं तो बहुत आसान था, मैं तो अपने ऑफिस में किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, छोड़ दिया काम, शांति हो गई। शांति हो गई।
तो पढ़ाने में मजा आता था तो पढ़ाना शुरू बिल्कुल कर दिया। सही है। तो ये अभी तो मैं एक सेकंड के लिए ना मीनाक्षी को जी फिर से लेती हूँ। मीनाक्षी जी आप आइए इधर और जरा इस प्रश्न का जवाब, आप हैं बनी हुई शायद, तो ये बताइए कि इतना आसानी से ये कह देते हैं कि हाँ भाई मैंने जॉब छोड़ दी, मीनाक्षी फंडिंग कर रही है, मीनाक्षी सब कुछ कर रही है। मीनाक्षी आप कैसे कर पा रही हैं इतना कुछ? कितने हाथ है आपके और कितना पैसा है आपकी जेब में कि आप फंडिंग भी कर रही है, हर चीज मैनेज कर पा रही है, और बच्चों को भी खाना पीना सब कुछ बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का, तो कैसे कर पा रही है ये बताइए, राज क्या है इस एनर्जी का और इस ऐसो का? आई थिंक जो सबसे बड़ा राज है वो मेरे ख्याल से बहुत ओपन है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जो जरूरतें हैं वो बहुत लिमिटेड है। और ये चीज एक्चुअली मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ तो मेरे दादाजी, मेरे फूफा जी, ये सब अपने बचपन में अनाथ हो गए थे। तो मेरे दादाजी जब करीब 8 साल के थे तो वो अनाथ हो गए। मेरे फूफा जी जो थे वो भी अराउंड आई थिंक 10 साल या 12 साल के रहे और उनके पिताजी घर छोड़ के चले गए और माताजी की डेथ हो गई थी। तो मेरा जो बचपन बीता है ना वो इन कहानियों को सुनते सुनते बीता है। तो मुझे हमेशा ये लगता था, और ये हमें एक्चुअली बताया गया बचपन से, मेरे दादाजी के साथ और मेरे फूफा जी के साथ मेरा कन्वर्सेशन बहुत होता था। मतलब ऑलमोस्ट हर दिन 2-2.5 घंटे मैं अपने दादाजी के साथ बैठती थी। और मेरे फूफा जी के साथ और मेरी बुआ के साथ, क्योंकि मैं अपने घर में पहला बच्चा थी तो इसलिए जैसे पहले एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो उसका एक बहुत बड़ा मतलब मेरे ऊपर असर ये पड़ा कि जो जो भी अच्छी बातें थी वो मुझे पता चली। और एक जो चीज समझ में आई वो ये कि मेरी जिंदगी जो है वो बहुत आसान है इन कंपैरिजन ऑफ दोज पीपल दोज हु आर ऑर्फन, राइट। मतलब उनके पास माँ बाप का साया नहीं है, घर की छत नहीं है। तो मेरे दादाजी और फूफा जी ने जो जो थे वो सेल्फ मेड है, और हम लोग के पीछे हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड है। एटलीस्ट हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, जो भी चीजें दी। तो इसलिए जब भी मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, दिव्य का थोड़ा सा डिफरेंट बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बात, और जो मेरे फादर इन लॉ, जो मेरे मतलब ग्रैंड फादर इन लॉ, अब तो वो नहीं रहे दुनिया में, और जो दिव्य की जो बुआ जी हैं, मेरी बुआ सास, अगर आप उनका भी बैकग्राउंड आप देखेंगे तो वो इतना स्ट्रगल भरा हुआ बैकग्राउंड है। मतलब एक व्यक्ति, जो मेरी जो बुआ सास हैं, उन्होंने गांव के एनवायरनमेंट से निकल के उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, पद्मश्री मिला। वो पहली इंडिया की लेडी सर्जन बनी, पीडियाट्रिशियन है वो। तो अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें और आप खुद को बैकग्राउंड मतलब उसको कंपेयर करें, तो आपको लगेगा कि आप इतने ज्यादा प्रिविलेज है तो आप किस चीज का रोना रो रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। दरअसल देखा जाए तो हम हर चीज में इन सारे लोगों से, मैंने जिनके एग्जाम्पल दिए, मेरे उन फूफा जी सबसे ने, काफी हाँ, मतलब ऊपर ही बहुत, है ना, ये मतलब हाँ, है। सुविधाओं में हाँ, ऊपर है सुविधाओं में, और हाँ, अचीवमेंट्स में बहुत नीचे है। नेचुरली, हाँ। और अभी तो जब मैं आपने अचीव करना है, ऐसा नहीं है, नहीं नीचे नहीं है, अ, काफी कर रहे हैं। मतलब ये जी है कि वो कहाँ तक पहुंच गए इन अभावों के जी साथ ही, देखिए जी धीरे धीरे, तो जी आप ये समझ रही है कि हम लोग तो इस मामले में कम से कम है, ऊपर ही है जी कि सुविधाएं इतनी, जी फिर हम रो जी रहे हैं, क्यों ना हम उनकी तरह प्रयास करें। जी। तो इसलिए एक जो चीज मेरे दिमाग में बहुत शुरू से क्लियर है वो ये कि 2 वक्त की रोटी और छत और कपड़ा, इसकी तो जिंदगी में कभी किसी को भी कमी नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई ये बोले कि मेरा घर नहीं चल पा रहा, मेरे पास छत नहीं है, ये नहीं है, मतलब दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस। यू कैन नॉट गिव दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूज टू एनीवन। सो आई वाज नेवर हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूज। मतलब चाहे आज की डेट में बुरा से बुरा भी हो जाए मेरे साथ, तब भी मैं इस लायक तो हर वक्त हूँ। मतलब एक आदमी, एक औरत जो जिसके बच्चे हमारे घर में पढ़ते हैं, वो बर्तन मांज के बच्चों को पढ़ा सकती है, राइट। मतलब बर्तन मांज के भी आप अपने बच्चों को जिंदा रख सकते हैं। तो मेरे जैसा इंसान जो पढ़ा लिखा है वो किस बात का रोना रोएगा। तो इसीलिए अगर जो आज, मतलब आज जो लोगों को लग रहा है कि अच्छा मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, या दिव्या ने अपनी जॉब छोड़ दी, कितने लाखों की जॉब छोड़ी है, वो लोग बैठ के कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जिंदगी का जो एक सबसे बड़ा एम होता है, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा एम ये है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं आप उनको पहचाने और उनको उपयोग में लाएं।
अगर आप दिन रात ये सोचते रहेंगे कि अच्छा आपको ये कम मिला, आपको ये कम मिला, आपको फलाना ने या किसी और आदमी ने आपको दबा दिया, आपसे आपके साथ ये धोखा हो गया, आपके साथ ये अत्याचार हो गया, तो मुझे लगता है कि शायद वो लोग बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पड़े हैं। मतलब उनको शायद वो पैम्परिंग मिली है। मुझे लगता है कि उनको ये रियलिटी जो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। दिव्य की फैमिली जो है वहां पर जो मेरे ददिया ससुर है, मेरी जो बुआ सास है, अगर आप उनको देखें तो मुझे लगता है कि शायद उनकी परवरिश में ये कुछ एक कमी रही होगी, जो कि फॉर्चुनेटली मेरे परवरिश में कभी नहीं रही। और मुझे लगता है कि मेरे पास वो सारी चीजें हैं, जरूरत से ज्यादा है। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे पास जरूरत से ज्यादा हर चीज है, और जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा है तो सैक्रिफाइस करने वाली कोई बात ही नहीं आती। मतलब सैक्रिफाइस तो ये होता है ना कि मेरे पास खाने के लिए एक रोटी और मैं उसको Still दे I दूं, gave, दैट इज yes. कॉल्ड सैक्रिफाइस, राइट। मेरे पास ऑलरेडी खाने के लिए अगले 10 साल की रोटियां मौजूद है, और मैं क्या दे रही हूँ? मैं अपने मतलब 10 साल के में से शायद 1 दिन का खाना, 2 दिन का खाना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सैक्रिफाइस करी हूँ या दिव्य ने कोई सैक्रिफाइस किया। मतलब मुझे ऐसा लगता है। दिव्य जी, मुझे लग रहा है शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, आई मस्ट से। नहीं, इसमें आई लगने की मस्ट कोई बात ही से नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मीनाक्षी जी, आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और दिव्य जी की नौकरी भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। तो बहुत ही बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है ये स्टेप, क्योंकि हम प्रोस कॉन सब लेकर चलते हैं। और आज 32 बच्चे आपके पास यहाँ पढ़ रहे हैं, तो काबिले तारीफ बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और जिस तरह से आपने अभी एग्जाम्पल भी बताया, किस तरह से परिवार में लोग अभावों में रहते हैं, तो हम जब पढ़े लिखे हैं तो हम इसका रोना नहीं रो सकते, है ना। तो बहुत ही बिल्कुल। शानदार बात बोली। तो दिव्य जी, इतना सुंदर काम आप लोग कर रहे हैं, तो अब आगे आप लोग की क्या लग रहा है? कि आपने कहा कि स्कूल खोलेंगे या रेजिडेंशियल जी, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स, और उसमें इस तरह से और बच्चे जी, और आए, और आप अपने सेंटर्स में से अच्छे और बच्चे जिनमें पोटेंशियल है, व्हाई नॉट, उनको जी। और हम करें। तो चलते चलते हम ये करते हैं कि आप एक मैसेज, जैसे मीनाक्षी जी ने तो स्ट्रॉन्ग मैसेज बढ़िया सा दिया है, आप भी कुछ मैसेज कुछ बोलना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आप जिस काम को करना चाहते हैं, लोग जनरली ये बोलते हैं कि सोशल सर्विस के लिए, अपना समय देने के लिए जब रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो समय होगा ही नहीं आपके पास समय तो शायद होगा, जान नहीं होगी आपके पास में, क्योंकि आप तब तो जब आप करना चाहते हैं, अभी जिस एज में है आप वहां से शुरू करिए। और भारत में जितनी जनसंख्या है, जितने बच्चों को हमारी मदद की जरूरत है, वो तभी पॉसिबल है। कितनी भी सरकारें आ जाए, कोई भी प्रोग्राम बना ले, वो कभी नहीं कर सकते। तो जब तक हम में से बहुत सारे ऐसे लोग आगे नहीं आएंगे जो, मैं हम लोग ये नहीं कहते कि आप डोनेट एन आर के साथ काम करो। आप इस कॉन्सेप्ट को ले लो, आप अपने घर के पास में 2 बच्चों की जिम्मेदारी ले लो, उन्हें पढ़ा लो बस। एक दो नहीं होता, एक की ही पढ़ा लो, उतना काफी है। उतना भी अगर धीरे धीरे करके 1000, 2000, 10,000, 2 लाख, 10 लाख, तो सारा कुछ चेंज दिखाई देने लगेगा। पढ़ाई केवल एक क्लास और स्कूल की पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के और भी बहुत सारे तरीके हैं जहां से पढ़ाई की जा सकती है, दी जा सकती है। तो बस यही है कि हम लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें, इस चीज पे खुशी मनाएं कि हम लोग एक शांत प्रिय देश में हैं। बहुत ही कम इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं जिसको लेकर के कि हम परेशान हो। तो कजाकिस्तान जैसे हालात नहीं है। तो अगर जब हम इतनी सारी सुविधाएं हमें जिस देश में सिर्फ पैदा होने से मिली है, जो कि हमने एक दैवीय लॉटरी जीत ली शायद, और हम भारत में टपक गए, तो जब हम पैदा हो गए तो कुछ तो अपने देश के लिए भी करें, अपने समाज के लिए भी करें। तो बस यही कहना चाहूंगा आखिरी में कि जितने ज्यादा लोग जुड़ करके हमसे या हमारे साथ भी अपने समय का सदुपयोग करें, और एक बार समय शुरू हो जाएगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप फिट होने लगती हैं। बहुत सुंदर। चलते चलते आप कुछ चित्र दिखाना चाहेंगे? आपके पास कुछ, हाँ, वो हम लोग जी हाँ, मैं देखते बिल्कुल, रहेंगे। हाँ हाँ, मैं आपके साथ में कुछ जी, साझा शेयर करिए। करता हाँ हूँ। हाँ जी बिल्कुल। अ, अगर मैं बीच में कुछ कह हाँ, सकूं, बोलिए बोलिए उषा प्लीज। जी, हाँ हमारे साथ आलोक मौजूद हैं। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद कभी आप आलोक से भी बात करें, उनकी हाँ जो वाइफ हैं हाँ पारुल।
तो जी मेरा ये एक मेरे ख्याल से दिव्या ने इस पॉइंट को कवर किया होगा कि हमारी इस पूरी जर्नी में दिव्य जो आलोक, पारुल, इस तरह के जो बहुत वॉलंटियर्स से हैं हाँ उनका बहुत 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 बड़ा योगदान है, जी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मतलब आप हमें हमसे जैसे बात करिए, आप जब इनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी है, एंड दे आर एक्चुअली यंगर देन अस। तो या हम लोग का तो श्योर अभी हम लोग एक अधेड़ावस्था में पहुंच गए हैं। अभी कहाँ तो हमारे को आप क्या बोलोगे लाइक आई एम 44 years old, तो मतलब ऑब्वियसली दिव्य इज 42। तो जाहिर सी बात है कि हम वो मिडिल एज वाले ग्रुप में आ गए, एंड दे आर यंग पीपल एंड दे आर यंग कपल। हाउ आर दे डूइंग यस सो यस तो अगर आप पूछे कि वो शक्ति कहाँ से आती है, तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये ना वो सूरज है जो शक्ति हाँ देते हैं हमको, अच्छा और हम लोग वो पृथ्वी ग्रह की तरह है। क्या तो बात है मुझे लगता है कि आलोक का योगदान, पारुल का ठीक योगदान, है और बहुत सारे लोग हैं जो अभी यहाँ हाँ पर मीटिंग में नहीं जुड़े हैं, तो हाँ प्लीज आप उनका उनको भी योगदान लूंगी इस मैं पूरे, हाँ, हाँ इस पूरी एक बार जरा मैं देख लूं कन्वर्सेशन चित्र में। फिर जी उनको भी जी लेती हूँ मैं फटाफट लूंगी जी उनको भी हाँ थैंक जी यू। देखिए जी। हाँ जी तो थैंक हमारा शुरुआत के पहले दिन की ट्रिप है, और ये जो कॉर्नर में बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं कि येलो ड्रेस में हाँ और पिंक ड्रेस में, हम्म अंजलि और रश्मि, ये हम्म। अभी भी ये अंजलि है अब। आप इस पर ये आप अब भी क्लिक नहीं, ये करेंगे सिर्फ थोड़ा बड़ा हो जाए अ, जूम करने के लिए क्या? उसके ऊपर मतलब हमें तो खाली जैसे, गैलरी से दिख रही है ना उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो शायद बड़ा हो जाए वो अच्छा एक सेकंड रुकिए। हाँ उसको जरा मैं आई विल जस्ट शेयर अगेन, वो थोड़ा सा आई विल शेयर माय स्क्रीन। इज इट बेटर नाउ? हाँ हाँ अब ठीक है हाँ तो ये हाँ यहाँ पर ये आपको राइट में पिंक ड्रेस अच्छा और उसके हाँ बगल हाँ में हाँ येलो हाँ ड्रेस में बच्चे दिखाई दे रहे जी हैं। जी जी और आई जस्ट मूव फॉरवर्ड, ये अब हाँ अंजलि है जो अच्छा श्री चैतन्य स्कूल में पढ़ती है, टेक्नो स्कूल में, हम्म और वहां पे अपनी क्लास के टॉपर्स में से है। अरे वाह और एक जो शुरू में मुझे अभी भी यार लगता था कि ये बच्चे पता नहीं कैसा करेंगे, बट उन लोगों ने इतनी मेहनत की और वॉलंटियर्स ने उनके साथ में इतनी मेहनत की कि बच्चों ने, आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हाँ बच्ची है जिसका इस साल बीबीए में अच्छा एडमिशन लिया है, जिसने ये हमारा पहला एक सज्जन है। सब ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का योगदान रहा। तो जब हम लोगों को पार्क में बारिश में प्रॉब्लम होती थी, तो एक सज्जन ने अपना बेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ, 4 साल तक अरे हमने उस वाह बेसमेंट में हाँ क्लासेस हाँ करी। हाँ हाँ ये जब मैंने एक्सप्लोर एकेडमी शुरू की थी तो अच्छा बायजूस से कुछ गिफ्ट मिले थे, अच्छा तो बायजूस ये फिर बच्चे और बढ़ते चले गए साथ में। हाँ ये हाँ पहला दिन है बच्चों के साथ क्लास, अच्छा राधा और ये बैच अच्छा जैसा एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला था। हाँ तो हम हाँ लोग हाँ अपने हाँ यहाँ पे बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, अच्छा हाइड्रोपोनिक्स के सिस्टम बनाए और ये सब चीजें। ये बच्ची और इसकी सिस्टर अंजलि और लता, इसने भी अच्छा बीबीए में एडमिशन लिया है अरे अभी। वाह हाँ ये हम लोग बच्चों को लेके पार्लियामेंट गए थे, तो इसमें इसमें कई सारे बच्चे अभी भी हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे अच्छा हैं, अभी भी अच्छा हैं वो साथ में। हाँ 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 ये खेड़ला का रह गया क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो ये मेवात में हाँ एक गांव है, उसको हमने हाँ जा करके अच्छा वॉल काम किया था। पेंटिंग हाँ जी, और ये आप जैसे सेंटर 43 हाँ में गए थे, इसी गई थी तरीके से हाँ पार्क में बच्चों को ये, एंड शी इज अंजलि जो हाँ गार्टनर में काम हाँ करती हैं, हाँ अभी हाँ भी वहीं पर हैं। तो ये बच्चों को आके, और डाबरा सर हाँ डाबरा रिटायर सर होने के बाद में हाँ वो बच्चों को हाँ इनको भी मैं सोशल जानती हूँ स्टडीज पढ़ा रहे हैं जी। हाँ 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 बस यही कुछ फोटोज हैं ठीक बच्चों है के जी साथ की, और बहुत सुंदर अ, बहुत बढ़िया तो आलोक जी आप भी आइए और अपना कैमरा अगर आप ऑन कर सकते हैं तो आइए पारुल अगर हैं जुड़ी हैं तो बताएं उनको भी हम लें तो बताएं आलोक जी जैसा कि मीनाक्षी जी कह रही थी अगर पारुल जी हैं तो अ, देखना पड़ेगा। आलोक हाँ इज आलोक वेल, नॉट वेल आलोक इज हाँ नॉट वेल, यस, हाँ आलोक हाँ इज नॉट हाँ वेल। हाँ आलोक, आ तो जाऊंगा मैं, पर मैं शायद कैमरा ना ही ऑन करूं तो कोई बात नहीं हाँ कोई बात नहीं हाँ चलिए कोई बात नहीं आप ऐसे जी ही बोल दीजिए हाँ जी मैम ऐसा है, देखो दिव्य सर और मीनाक्षी बहुत 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 कुछ कर रहे हैं। हाँ उसके सामने हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। वी जस्ट स्टार्टेड आउट, एंड हमारे यहाँ भी किस्सा सेम ही है। पारुल इज द वन जो सब कुछ करती हैं।
She is the स्त्री one who स्त्री शक्ति है आप। exactly. So, but I think Divya and Meenakshi are the people who are actually doing things that people like us can follow. होता है ना ऐसा कि तेंदुलकर है, वो ओपनिंग पे जाके छक्के चुक्के मारता है, गिरावट आके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देता है। तो हमारा रोल मेरे को लगता है अभी तो वैसा ही है, ठीक है। वी आर स्लोली कैचिंग अप, एटलीस्ट आई एम द स्लोएस्ट, है ना। मेरा नाम तो शायद ऐसे ही ले दिया गया। मेरे को लगता है पारुल थोड़ा फिर भी करती है, एंड मीनाक्षी हैज द मोस्ट एनर्जी। यस। तो बट जर्नी हमारी भी ऐसी ही है कि मतलब पढ़ाने का मन करता है, ऐसा लगता है कि हम लोग खुद पढ़ गए, तो अब हाँ, ये बात कुछ तो और सच बच्चों है। को पढ़ा लिया जाए। दिव्या सर से मिला मैं, मेरे को आज भी याद है फर्स्ट डे जब मैंने अप्लाई किया था डोनेट एन आर में, तो दिव्या सर ने जिस तरह से बोला, इट केम आउट एज समवन यू नो, जो मतलब कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधी बात की देखो भैया ऐसे है, हम पढ़ा रहे हैं और तुम भी पढ़ा लो, है ना। और बहुत बहुत सीधी बात, मतलब ऐसे नहीं लगता आपको कि कोई ये दिखाना चाह रहा है कि भैया मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर और बहुत सारे काम करते हैं, मतलब जैसे अभी पीछे दिव्य सर ने किसी के साथ कोलैबोरेशन में वी डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स, है ना, तो बच्चों को ब्लैंकेट्स वगैरह भी दिए। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दीज टू पीपल डू, इट्स अमेजिंग। मतलब उसका 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 कुछ मैंने तो नहीं देखे ऐसे दो इंडिविजुअल्स खास तौर पे। कोई एक आध तो चलो एक घर में निकल जाता है, सही बात। दो लोग और दोनों दोनों में ही कंपटीशन लगा हुआ लग रहा है मुझे। इसीलिए आउटपुट बच्चों को फायदा हो रहा है, इससे सब लोगों को फायदा हो रहा है। और आप लोग को भी एक रास्ता मिल रहा है, मैं ये कह सकती हूँ। जैसे मीनाक्षी ने कहा उनकी उम्र थोड़ी आगे है, आप थोड़ा पीछे, बल्कि मतलब पाथ ट्रेंडर हो गया। हाँ, मैं उस समय टोक भी रहा था पर मैं चुप कर गया। अच्छा किया आपने मुझे चुप करा दिया। हम लोग भी कोई जवान नहीं है। आई एम 40। देखिए ऐसा करेंगे तो हम तो फिर अपने आप को बूढ़ों की कैटेगरी में हमें डालना पड़ेगा, जो मैं नहीं होना चाहती। अभी बहुत काम करना है मुझे। तो बहुत ही अच्छा लगा दिव्य जी, और मीनाक्षी, आलोक, ऐसे लोग हैं अभी भी समाज में आप जैसे, जो इतना, मतलब क्या बोलूं, मेरे पास शब्दों की वाकई कमी है इस वक्त, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये आज जो 32 हैं, इनमें से कुछ बच्चे जो आगे निकल रहे हैं, अब आगे बीबीए में एडमिशन ली, और भी इतना प्रयास जो आप कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। और शब्दों की कमी, जैसे मैं कह रही हूँ कि, और क्या बोलूँ मैं, मीनाक्षी जी का जो मेटल जो मुझे दिखा, आई रियली अप्रिशिएट मीनाक्षी जी। अभी तक तो मैं योगेश जी का ना पढ़ती रहती थी, मैं एक दिन मुलाकात जरूर करूंगी। सो यू आर रियली अ ग्रेट जेम, आई मस्ट से मीनाक्षी। और दिव्या, आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसा साथ मिल रहा है कि आप अपने जो भी इच्छाएं रखते हैं और वो इच्छाएं रखते हैं, आप दोनों मिलकर उसको पूरा कर रहे हैं और जीवन को सार्थक बना रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए और आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई। और आशा है हम फिर दोबारा मिलेंगे जब आप और आगे निकल जाएंगे, और हम भी, अगर ये मेरा सीरीज चलती रही तो फिर हम एक बार अवश्य मिलेंगे एक क्रॉस रोड पे दोबारा से, कि आइए अब बताइए अब आप किस मुकाम तक पहुंच गए और क्या क्या अचीवमेंट आपने कर लिया। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार फिर से हार्दिक आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।